सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है आप लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। आज हम लोग जो है संभव सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की है, जो कि दिल्ली पुलिस से जो भी रिलेट कोई भी एग्जाम है, जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, AWO TPO है, SCM है, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर, और ऐसे जो भी एग्जाम है जो कि दिल्ली पुलिस से रिलेट है। हम जो है हम लोगों ने मैथ का एक प्रैक्टिस सेट निकाला है जिसका नाम है संभव सीरीज। हम इसमें हर संभव उस प्रकार के क्वेश्चंस को रखेंगे जो दिल्ली पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है और हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। और ये है हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखेंगे कि 50 से बड़ी, किससे बड़ी, 50 से बड़ी। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ने कहा कि 50 से बड़ी और 100 से छोटी, इससे 50 से तो बड़ी है और 100 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं, सभी जितनी भी अभाज्य संख्याएं उनकी संख्या कितनी है। अब देखिए, अब 50 से बड़ी आपको भी पता है कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं है ना, जो जो कि स्वयं से कटेंगी या तो एक से कटेंगी, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो अब वो कौन कौन सी, जैसे 2 है, 5 है, 7 है, 11 है ना, इस तरीके से। ऐसे आपको 50 के बाद 100 तक गिनना पड़ेगा, इसमें तो आपका बहुत टाइम लॉस होगा। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि मैं आपको बता दूं एक ट्रिक। क्या बता दूं आपको? ट्रिक। अब ये ट्रिक क्या कहती है कि आपको क्या याद करना है, आपको एक नंबर याद करना है। जैसे कि नंबर क्या है, अब आप पूछेंगे नंबर क्या है भैया, तो ये है 4 4, ओ सॉरी 4 4, एक सेकेंड, ये नंबर है आपका 4 4 2 2 3 2 2 और 3 2 1। अगर आप इस नंबर को याद कर लेंगे तो आप 1 से लेके 100 तक की जो भी अभाज्य संख्या है उनकी संख्या बहुत ही बेहतरीन तरीके से निकाल सकते हैं। आप पूछोगे भैया कैसे, तो देखो यहाँ पे जो आपका 4 है ना, 4, तो आपको बता दूं कि 0 से लेके 10 तक जो है 4 अभाज्य संख्या होती है। और यहाँ पे बात करें तो 10 से लेके 20 तक की संख्या में कितनी अभाज्य संख्या होंगी? 4 अभाज्य संख्याएं होंगी। उसके बाद 20 से लेकर आपका 30 तक जो है 2 अभाज्य संख्याएं होती हैं, है ना। उसके बाद आगे चलेंगे तो 30 से लेकर 40 तक जो है इसमें कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? इसमें भी आपकी 2 अभाज्य संख्याएं। उसके बाद 40 से 50 जाएंगे, कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? इसमें 3 अभाज्य संख्याएं हैं, है ना। तो थोड़ा सा पतला कर लें। उसके बाद आप 50 से 60 जा रहे हैं, 50 से 60, ठीक है, तो भी कितनी है? तो आपकी 2 अभाज्य संख्याएं। अब आपको कहां से कहां तक चलना है? आपको 50 से 100 के बीच में देखना है। तो 50 यहां से स्टार्ट हो जा रहा है, तो आप इस चीज को देखेंगे। अब आप देख रहे हैं कि 50 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो 2 2 4 3 7 2 9 1 10, कितनी अभाज्य संख्या है? 10। तो आपका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। तो ये एक तरीका है जिससे आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 भिन्न अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? 44, यानी कि 44 है। 3 भिन्न अभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, ठीक है, कोई 3 भिन्न अभाज्य संख्याएं हैं, जैसे एक संख्या ए है, दूसरी 2 है, बी है, तीसरी सी है। इनका जो योग है ये कितना है? 44, यानी कि 44 है। अब हम क्या करेंगे, देखिए तो कह रहा है कि सबसे बड़ी संभावित अभाज्य संख्या क्या है? कौन सी संख्या निकालनी है? सबसे बड़ी संभावित अभाज्य संख्या निकालनी है आपको, कौन सी है। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन से जाएंगे। अगर मान के चलिए हम ऑप्शन नंबर 1 ले लेते हैं। अगर मान के चलिए ए सबसे बड़ी संख्या है, इसने बोला कि सबसे बड़ी संभावित संख्या क्या है। अगर हम ए को सबसे बड़ी संख्या मानते हैं और ले लेते हैं कि मान के चलिए 41, ऑप्शन नंबर 1 चूज करते हैं कि 41 अगर सबसे बड़ी संख्या है, तो सबका योग तो 44 होना चाहिए। यानी कि बी और सी को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4, मतलब 44 होना चाहिए।
तो बी और 3 सी क्या हो सकता है, ये तो भैया 3 आ रहा है, तभी तो 44 होगा। इसका मतलब या तो बी ए 2 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, भाई तभी तो 3 बनेगा। तो आपको एक चीज पता होगा कि जो 1 है, एक कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, तो 1 को तो हम ले नहीं सकते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए का कोई काम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी पे चलते हैं हम लोग। सी मान के चलिए 43 है, इसको ले लेते हैं 43, इसको हम हटा देते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर सी ले लिया हमने, ठीक। अब सी क्या है, 43। अगर मान के चलिए हम 43 ले लेते हैं, तो अगर इसको 1 ले लें तो क्या हो पाएगा, क्या ए बी दोनों मिलके 1 हो सकता है क्या, नहीं भैया। ए बी दोनों मिलके 1 कहाँ बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, ये तो ये भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं है। अच्छा क्या डी लेके देखें, क्या डी, डी भी चेक कर लेते हैं एक बार, डी को भी चेक कर लेते हैं। अच्छा डी कितना है, 31 है ना, 31 है। और अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो कितना है, 31 और 9 40 4 44 यानी कि 13। अब 13 कैसे बनेगा, है ना, या क्या 7 5 13 बन सकता है क्या, 7 5 13 नहीं। आप कहेंगे 7 5 कितना होता है, 12 बन सकता है, तो 7 5 तो बन नहीं सकता है ना। तो 13 1 13 बन सकता है क्या, 13 12 1 13, तो भैया 12 तो एक भाज्य संख्या है, तो इसको भी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो 13 तो हो नहीं सकता है, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा अब बचा ये लास्ट वाला ऑप्शन, इसको चेक करते हैं हम लोग, देखेंगे। जैसे हम इसको चेक करते हैं, अगर हम इसको 37 लेते हैं तो बचा कितना, 37 और 7 3 10 4, यानी कि 7 बचा है। और 7 कैसे बन सकता है, 2 और 5 से 7 बन सकता है कि नहीं, 2 एक अभाज्य संख्या है, 5 भी एक अभाज्य संख्या है, तो हम लेंगे सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, हम क्या कहेंगे 37, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 483 वाई 718 अभाज्य संख्या 11 से विभाज्य है, जहां y एक अंक है, तो y का मान आपको निकालना है। आपको क्या निकालना है, आपको y का मान निकालना है कि y का मान क्या है, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, देखिए 11 से विभाजकता का नियम होता है कि सम अंकों का योग और विषम अंकों का योग, इनका जो अंतर होता है वो क्या हो सकता है, या तो 0 आए, या तो 11 आए, या तो 11 का कोई भी मल्टीपल आए। अगर इस तरीके का आता है तो इसका मतलब वो संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। जैसे सात सौ अट्ठारह, अब देखिए, अब y लेना है। अब देखो हम क्या करेंगे, सम अंक। अब सम कौन सा है, हम आगे आगे की संख्या ले लेते हैं, सम डिजिट ले लेते हैं, तो विषम मतलब समस्थान का योग या विषम स्थान का योग लेंगे। तो सम स्थान क्या है, ये मान लीजिए पहला इसको सम मान लेते हैं, ये पहला मतलब ये विषम एक, ठीक है। विषम स्थान ले लेते हैं पहले 4 3, ठीक है। और ये दोनों को ले लेते हैं और इन दोनों को ले लेते हैं, कितना होगा 4 3 7, 7 7 14 और 14 8 22, ये तो 22 हो गया। इसको ले लेते हैं हम 8y और प्लस 1 यानी कि 9y, 9 प्लस y आ गया। अच्छा अब मैंने क्या कहा, अब y क्या हो सकता है, अब y अगर मान के चलिए हमें कुछ ऐसा करना है कि या तो इसका अंतर जो हो तो 0 हो, 0 तो यहाँ हो नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि y जो है सिंगल डिजिट होगी। अब क्या करें, अब क्या करें, या तो इनका अंतर 11 होना चाहिए, तो 11 कैसे होगा, अगर मैं इसको 2 मान के चलूं कि अगर ये 2 है तो 9 तो कितना हो गया 11, और 22 में से 11 जाएगा तो डिफरेंस कितना आएगा 11। इसका मतलब y कितनी हो सकती है आपकी 2, तो y क्या होगा आपका 2। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को करने वाले हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यदि y के न्यूनतम मान, ठीक है, y के न्यूनतम मान वाली कोई 8 अंकीय संख्या 342 x 18 y 6 अगर 72 से यानी कि 72 से विभाज्य है, तो इस चीज की वैल्यू निकालनी है आपको, अंडर रूट 2x प्लस 5y की। अब इसको कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। अगर कोई भी संख्या 72 यानी कि 72 से विभाज्य है, तो यानी कि उसका मतलब है वो 8 से भी विभाज्य होगी और 9 से भी विभाज्य होगी। अब सबसे पहले हम संख्या को उतारेंगे, 342
x, एक 8 y और ये 6। तो सबसे पहले हम 8 की विभाजकता का नियम चेक करेंगे। तो 8 की विभाजकता का नियम क्या है? संख्या आपकी 8y6 है। 8 की विभाजकता का नियम क्या कहता है कि आखिरी के 3 अंक अगर 8 से विभाज्य हैं तो इसका मतलब यह है कि पूरी संख्या जो है वो आपकी 8 से विभाज्य हो जाएगी। तो चेक करते हैं कि 8 एकम 8। अब यहाँ पे एक रख के देखते हैं y की जगह पे। अगर हम यहाँ पे एक रखेंगे तो कि इसने न्यूनतम मान वाला पूछा है, तो एक रखेंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ठीक है, 8 दूनी 16। तो इसका मतलब है जो आपका y है उसकी वैल्यू तो एक आ गई है। अब चेक करेंगे x के लिए। x के लिए चेक करेंगे अब 342 x, एक 8 y की जगह पे एक रखेंगे और 6। अब 9 से विभाजकता का नियम क्या कहता है? 9 से विभाजकता का नियम ये कहता है अगर जितने भी डिजिट हैं सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है, इसका मतलब क्या है कि वो संख्या भी 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो कैसे चेक करेंगे? देखेंगे यहाँ पे 8 1 9 हो गया, ठीक है, 6 3 9 हो गया, 4 2 6 और 4 2 6 1 7, यानी कि क्या बचा 7 प्लस x। अब x की जगह पे हम क्या रख दें? तो x की जगह पे अगर हम 2 रख दें तो ये भी 9 से विभाज्य हो जाएगा। तो y बराबर 1 है और x बराबर 2 है। y बराबर कितना है? 1 और x बराबर आपको 2 मिल गया। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो कितना मिल गया आपको? x बराबर 2 मिल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग? अब हम इसको वैल्यू को पुट कर देंगे। यहाँ वैल्यू पुट करके देख लेते हैं हम लोग। अंडर रूट 2x, x की जगह पे क्या रखेंगे? 2, और y की जगह पे क्या रखेंगे? 5y, 1 रखेंगे। अब ये कितना हो गया आपका? ये हो गया आपका 4 प्लस 5 यानी कि अंडर रूट 9, यानी कि कितना आ गया आपका? ये आ गया आपका 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे हम। किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन ये है, अब ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा एक्सप्रेशन है ये। 0.234343। अब एक चीज यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, देखो 0.2 तक तो ठीक है, इसके आगे देखेंगे तो 3 4 3 4 3 4, देखो बार बार रिपीट हो रहा है 3 4 3 4 3 4, है कि नहीं? तो आपको एक चीज बता दूं, देखिए अब ये कौन सा पैटर्न है, ये पैटर्न आपको समझा दूं कि 2.23 2.234 के ऊपर बार है। इसका मतलब, अब बार का मतलब क्या है? बार उन संख्याओं के ऊपर लगता है जो संख्याएं बार बार रिपीट होती हैं। बार किस पे लगता है? ऐसी संख्याएं जो बार बार रिपीट होती हैं उनके ऊपर हम क्या लगाते हैं? उनके ऊपर हम बार लगा देते हैं। अब देखिए हमने इसके ऊपर बार लगा दिया, अब आगे चेक करते हैं इसको। अच्छा, इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका क्या है? देखिए ध्यान से देखेंगे कि सबसे पहले हम जो भी संख्याएं हैं सारी संख्या को लिखेंगे। तो हम 234 पूरी संख्या को लिखा। अब हम जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर देते हैं। तो 2 के ऊपर बार नहीं है तो पूरी संख्या में से 2 को आपको माइनस कर देना है। और बटे में क्या करना है? जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने 9 लिखने हैं। तो कितनी संख्याओं के ऊपर? आप चेक करेंगे 2 संख्याओं के ऊपर। तो भैया 2 संख्या के ऊपर बार है तो आप क्या लिखेंगे? आप जो है 2 बार 9 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 2 संख्याओं के ऊपर बार है। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको ये चेक करना है कि दशमलव और बार के बीच में जितनी संख्याएं हैं, ये ऐसी संख्या जिसके ऊपर बार नहीं है, जितनी संख्याएं हैं उतनी जीरो लगा दो। तो आप चेक कर पा रहे हैं कि एक संख्या जिसके ऊपर बार नहीं है, इसका मतलब हमें एक जीरो यहाँ पे लगा देनी है। अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 232 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये 990 हो जाएगा। अब इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा? 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छिके 12 हो जाएगा, 2 चौके 8 और 2 9 18 हो जाएगा और 2 बचे 10 हो जाएगा। इसका मतलब क्या? आपको ए बाई बी के रूप में व्यक्त करना था। ए बाई बी के रूप में आपको व्यक्त करना था। तो ए बटा बी कितना आया आपका? ए बटा बी कितना आ गया आपका? 116 बटा 495। अब इसने क्या कहा? इसने कहा तो b माइनस ए का मान निकालो। इसका मान निकालना है b माइनस ए। तो आपको पता b कितना है? b माइनस ए करना है ना? तो आपको पता b कितना है? 495।
ठीक है। और ए को माइनस करेंगे, उसमें से ए कितना है 116, माइनस करेंगे कितना आएगा 15 में से 6 जाएगा 9 आएगा। और ये 8 में से एक जाएगा 7, 8 में से एक जाएगा 7 आएगा, और 4 में से एक गया 3, यानी कि 379, 379। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे हम, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन ये कहता है कि कोई भी संख्या 0.98 एक साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। एक संख्या है 0.98, इसको साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त करना है, यानी कि a बाई बी, जैसे कि हमने पिछला क्वेश्चन किया है उसमें a बटा बी के रूप में जब व्यक्त किया था, तो उसी का मतलब सेम कहने का मतलब ये कि उसको भी इसको भी a बटा बी के रूप में व्यक्त करना है। कैसे करेंगे? देखिए 0.98 हमने यहाँ पे लिख दिया है, आप कहेंगे जी भैया। अब क्या करेंगे? अब एक चेक, अब मैंने आपको क्या बताया था कि अब क्या करेंगे इसको। अच्छा एक चीज यहाँ पे कमी है, आपको इसके ऊपर बार था, इसके ऊपर बार लगाया हुआ था, यहाँ पे नहीं लगाया, मैं आपको लगा के दे रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन में गलती थी, इसके ऊपर बार नहीं लगाया गया। अब इसको भिन्न के रूप में हम व्यक्त करेंगे। कैसे व्यक्त करेंगे? देखिए मैंने आपको बताया कि पहले तो सबसे संख्याएं लिख लेनी है, मतलब 98 है, ये तो 99 लिख दिया मैंने। ठीक है, आपको सारी संख्याएं लिख देनी है, तो आपने 98 लिख दिया। अब इसमें से कुछ माइनस नहीं करना, तो जीरो माइनस करना भैया, क्यों? क्योंकि जीरो के ऊपर बार नहीं है। बटे में जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने 99 लिख देने हैं, आपने लिख दिया। अब आगे क्या करना है? ये तो हो गया आपका 98 अपान में 99, ठीक है, 98 अपान 99, ये 98 अपान 99 सही है, सही है, सही है। ऑप्शन है तो ऑप्शन डी है, तो ये देखिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए निम्न में से कौन सा भिन्न जो है छोटा है? अब देखिए यहाँ पे संख्याएं दी हुई हैं 17/21, आगे देखेंगे आप 9/11, उसके बाद देखेंगे आप 16/19, और देखेंगे 13/15। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इनके बीच का डिफरेंस ले लें। तो 17 और 21 के बीच का डिफरेंस कितना है? तो आप कहेंगे भैया 4 है, 17 4 21 होता है। 9 और 11 के बीच का डिफरेंस कितना है? आप कहेंगे भैया 2 है। ठीक है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे। अब देखिए 16 और 9 के बीच का डिफरेंस कितना है? आप कहेंगे भैया 3 है। और 13 और 5 का डिफरेंस कितना है? आप कहेंगे भैया 2 है। ठीक है, अब क्या करेंगे? कौन कौन सा है? 4 है, आपको 2 मिल गया, आपको 3 मिल गया, आपको फिर से 2 मिल गया, मतलब 4 2 3। अब इसका डिफरेंस आपका, इसको ले लेना एलसीएम, इसका एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे हम? एलसीएम। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 12, इसका एलसीएम 12 आएगा। अब सारी संख्याओं को आपको क्या बनाना है? आपको सारी संख्याओं को क्या बनाना है? 12। तो 12 बनाने के लिए क्या करेंगे? आप यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे, 4 3 12, यहाँ पे गुणा करेंगे क्या, क्या कहते हैं, 6 का, 6 दूनी 12, यहाँ गुणा करेंगे किसका? 4 3 12, और यहाँ गुणा करेंगे किसका? 6 दूनी 12। ठीक है, आप सेम काम इसमें भी कर देंगे। अब 17 में आपको किसका गुणा करना है? 4 का, मतलब 3 का। 17 में आपको किसकी गुणा करनी है? आपको 3 की गुणा करनी है। आपको 17 में आप गुणा करेंगे, गुणा 3, एक सेकेंड, 17 में आप करेंगे 3 की गुणा, 9 में आप करेंगे किसकी गुणा? 9 में आप कर देंगे 6 की गुणा। ठीक है, और 16 में आप करेंगे 4 की गुणा, और 13 में आप करेंगे 6 की गुणा। ठीक है, इस तरीके से करना है। अब देखेंगे, अब इसको देखेंगे तो कितना आएगा ये? अब देखिए इसको, सबसे पहले अब गुणा करेंगे, 17 दिए कितना आएगा? 51। ठीक है, 9 6 54, ठीक है, 16 चौकी 64, और 13 छिकी 78। अब देखिए, अब इसमें से जो सबसे छोटी संख्या होगी वही आपका आंसर होगा। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 51। इसका मतलब 51 किसके पास आ रहा है? 17/21, यानी कि यही आपका आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक 80 है दो संख्याओं का, और उनका महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ, उनका एचसीएफ जो है वो कितना है? 4 है।
अब कह रहा है एक संख्या जो है वो 16 है, एक संख्या 16 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसका सबसे अच्छा एक तरीका होता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है, तो पहली संख्या क्या है, इसने बोला कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 80 है, उनका महत्तम समापवर्तक 4 है, और एक संख्या 16 है। अगर एक संख्या 16 है, दूसरी संख्या हमें पता नहीं है, एलसीएम आपको 80 दे दिया है दोनों संख्याओं का, एचसीएफ आपको 4 दे दिया है। तो ठीक है, अब आप इसको करते हैं, 16 पचा 80, कितना आ गया, दूसरी संख्या जो आई कितनी आ गई, 5 का 20, कितनी आ गई 20, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे हम लोग, इसके साथ ऑप्शन नंबर ए के साथ। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7 की पावर जो है आपकी 2 है, ये है, और 11 की पावर जो है वो कितनी है, नहीं है, 11 की कोई पावर नहीं। आगे देखेंगे 3 की पावर 3 है, 5 है, मल्टीप्लाई 7 है, और मल्टीप्लाई 11 की पावर 2 है। आगे देखेंगे तो 3 की पावर 2 है, इंटू 5 की पावर जो है कितनी है, 3 है, इंटू 11 की पावर कितनी है, 4 है। अब 7 की कोई पावर नहीं है, तो 7 की पावर अगर हम 0 मान ले तो इसका मतलब तो 1 होता है, और 1 से पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें क्या करना है, जो आपको सबसे बड़ी पावर हो उसको ले लेना है। तो सबसे बड़ी पावर क्या है, अब 3 में चेक करेंगे तो सबसे बड़ी पावर कितनी है, 3 की पावर 4। उसके बाद 5 में चेक करेंगे तो सबसे बड़ी पावर क्या है, 5 की पावर 3। उसके बाद फिर 7 में चेक करेंगे तो 7 में सबसे बड़ी पावर क्या है, 7 की पावर 2। उसके बाद 11 में चेक करें तो 11 की सबसे बड़ी पावर क्या है, तो आप चेक करेंगे तो पाएंगे कि 11 की सबसे बड़ी पावर जो है वो 2 है। तो आप देखिए ये किसी ऑप्शन में है क्या, 3 की पावर 4, 5 की पावर 3, 7 की पावर 2 और 11 की पावर, अच्छा 11 की पावर 4 भी है, सॉरी, तो 11 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 4, यहाँ पे 4 लेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक एचसीएफ 6 है, एचसीएफ कितना है, 6 है, निम्न में से कौन सा लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम कभी नहीं हो सकता है। तो अगर किसी भी संख्या का एचसीएफ 6 है, इसका मतलब क्या है कि वो संख्या जो है 6 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, वो संख्या 6 से विभाज्य हो जाएगी। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा एलसीएम नहीं हो सकता। तो एलसीएम, एलसीएम जो भी होता है, एलसीएम में हमेशा एचसीएफ का गुणा होता है। ठीक है, एलसीएम जो भी बनता है उसमें एचसीएफ का गुणा होता है, यानी कि एलसीएम बिना एचसीएफ के मल्टीप्लाई के नहीं बन सकता है। तो अगर इनमें से, अगर इन संख्याओं में से कोई भी संख्या, इन संख्याओं में से कोई भी संख्या अगर एचसीएफ होगी तो वो 6 से विभाज्य हो जाएगी। तो क्या 6 से आपका 56 विभाज्य हो जाएगा क्या, 6 के पाड़े में क्या 56 आएगा, नहीं आएगा भैया, 6 से विभाज्य नहीं होगा। 48 हो जाएगा क्या, 48 हो जाएगा, क्या 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, 60 भी हो जाएगा। तो कह रहा है कि कौन सा नहीं हो सकता है, तो भैया यही तो है, यही तो है जो नहीं हो सकता भाई, ये तो हो जाएंगे, यही तो नहीं हो सकता, बाकी सब तीनों तो हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। आप बिना सॉल्व किए भी क्वेश्चन को इस तरीके से लगा सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये प्रैक्टिस सेट, आई होप आपको ये प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही आप जो है संभव सीरीज के साथ जुड़े रहें ताकि आपको नए नए क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस करने का मौका मिल सके हमारे साथ। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी चैनल के साथ बने रहिएगा ताकि आपको अपडेटेड और भी प्रैक्टिस सेट आपको मिल सकें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच।